बच्चों देखो, हम लोगों ने टॉर्क पूरा पढ़ लिया। अब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग नीट 2020 के हिसाब से पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे किया जाता है, जो टॉपिक है बस उनको मैं सॉल्व कर आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें अगला टॉपिक आता है एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा था वैसे ही ये है एंगुलर मोमेंटम। जैसे आप लोगों ने पूरा पढ़ा था ना लीनियर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी था, पी से डिनोट करते थे, याद है आप सभी को। मास इनटू वेलोसिटी, अगर एक पार्टिकल है v वेलोसिटी से चल रहा है, मास m है, तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mv। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया गया, मास की जगह I हो जाता है ओमेगा। हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो L इक्वल टू आई ओमेगा। ये रोटेशन में है, प्योर रोटेशन, ठीक है ना। अब रिजिड बॉडी कोई रोटेट करे उसके लिए होता है ना आई कोई रिजिड बॉडी के लिए होता है। अगर मान लो रिजिड बॉडी नहीं है तो आपका कोई एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया गया। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एकदम सिमिलर टू एंगुलर मोमेंटम, जैसे टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, वैसे ही एकदम है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है, और टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। जैसे टॉर्क है वैसे एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज आने वाला नहीं है। जैसे टॉर्क में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वैसे एंगुलर मोमेंटम में करेंगे, दोनों एक ही चीज़ है। अब जैसे पार्टिकल के लिए हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम को देखो हम लोग दोनों के लिए अलग अलग पढ़ लेते हैं। अगर कोई पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल, देखो रिजिड बॉडी के लिए भी पढ़ना होगा, सिंगल पार्टिकल और रिजिड बॉडी, दोनों के लिए हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन वगैरह समझ में आ रहा होगा। डायरेक्शन जैसे अब यहाँ पे सोचा जाए तो टॉर्क को क्या लिखते थे, टॉर्क होता था R क्रॉस F। एंगुलर मोमेंटम ऐसे क्या हो जाएगा, L R क्रॉस P, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब मैं आपको फिर से बता दूं कि जैसे इसमें कैलकुलेशन आपने पढ़ा था, जिस तरह आपने लाइन ऑफ एक्शन वगैरह सब कुछ देखा था, वैसे लाइन ऑफ मोशन हो जाएगा। जो काम यहाँ पे इसमें लाइन ऑफ एक्शन था वैसे यहाँ पे वही काम किसका होगा, लाइन ऑफ मोशन, ठीक है ना। आर जिस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना होता है, याद कर लो एकदम पूरा टॉर्क कैलकुलेशन। दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ, बस यही मैं बोलूँगा, दूसरा कुछ नहीं बात बोलूँगा कि एंगुलर मोमेंटम वही है जो पूरी तरह से क्या है, टॉर्क का कैलकुलेशन था, और इसलिए मैं ज़्यादा इस पर समय लगाऊंगा नहीं। एक दो क्वेश्चन को तरीके से हम लोग देख लिया जाएगा, ठीक है। बच्चों जैसे मान लो किसी पार्टिकल के लिए, कोई पार्टिकल मान लो ऐसे चल रहा है, v वेलोसिटी से मास m, तो इसे क्या बोलोगे, ये लाइन जो होता है इसे बोलते हैं लाइन ऑफ मोशन, ठीक है ना। हम इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमें चाहिए, अबाउट a, तो एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट चाहिए, और ये r दूरी पे है,
ये थीटा एंगल पे, ठीक है ना, ये आर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आर क्रॉस पी जो होगा इसका मैग्नीट्यूड ही तो लेना है। देखो ये लेंथ हमें चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देखा जाए तो आर साइन थीटा इंटू पी, बोलो, या फिर हम लोग कह सकते हैं हम ये वाला कंपोनेंट जो होगा वही रोटेशन वाला इफेक्ट दिखाएगा मोशन का। एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है, रोटेशनल इफेक्ट, कौन सा मोशन कर रहा है। ये वाला तो इधर खड़ा होकर देखोगे तो कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं है। आर पी परपेंडिकुलर जैसे कैलकुलेट करते थे, कोई अंतर है ही नहीं है। डायरेक्शन क्या होगा, आर क्रॉस पी अंदर इनवर्ड, ठीक है। तो ये उसी प्रकार है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल चर्चा करने का मतलब नहीं है। चलो जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन करके देख लिया जाए। एक पार्टिकल है जो कि ऐसे चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से 1 kg का 2 मीटर की दूरी पे। फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, बताओ क्या होगा। तो बच्चों फिर से यहाँ पे कल के दिन फोर्स लग रहा था, आज के दिन क्या है, वेलोसिटी है। तो मास इंटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम आ गया इस डायरेक्शन में। सॉरी, ये मान लो दिया है आपको 37 डिग्री। तो ज़्यादा आसान क्या है, लेंथ परपेंडिकुलर करना कि ये इधर मोमेंटम कितना हो जाएगा, इधर टोटल 8 हो जाएगा मोमेंटम, इधर मोमेंटम कितना हो जाएगा 6। तो रोटेशनल इफेक्ट तो यही देगा ना, तो 2 इंटू 6। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। अब इंटू मीटर, तो यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम। अगर मान लो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये पार्टिकल चल रहा है 2 kg का 10 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पे 5 मीटर, बताओ ओ के अबाउट एल ओ यहाँ पे बता दो। अब मैं फिर से बोलूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये एकदम वही रिपीटेड है, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एल आर परपेंडिकुलर निकालना अच्छा रहेगा। लाइन ऑफ मोशन ये है, आर परपेंडिकुलर 4 मीटर, मोमेंटम कितना है 20 चौका 80 kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये आप लोग को मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नया नहीं जानने जा रहे हो। एंगुलर मोमेंटम मतलब पूरी तरह से क्या है, लीनियर मोमेंटम ही है। एंगुलर मोमेंटम पूर्णतः क्या है, लीनियर मोमेंटम। अब जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन और देखो, जैसे मान लो बच्चों आपसे बोल दिया जाए कि एक पार्टिकल को रिलीज किया जाता है, ठीक है, पॉइंट डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट ए है, छोड़ दिया जाएगा तो ऐसे नीचे आएगा। मुझे बताओ एल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, बहुत हाइट से छोड़ा जा रहा है, चलो इधर नीचे गिरने की, इस पे गिरने की जरूरत नहीं, नीचे तक चला जाएगा, बताओ क्या होगा। तो मोमेंटम कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट, ये लाइन ऑफ मोशन से डिस्टेंस कितना दिया है डी। तो बताओ किसी भी समय पे वेलोसिटी कितना होगा, जीटी। लीनियर मोमेंटम कितना होगा, एम जी टी। और ये खुद लाइन ऑफ मोशन देखो इससे परपेंडिकुलर है ही है, तो यानी एम जी टी इंटू डी, बस हो गया। पूछा जा सकता है क्या समय के साथ लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। कल के दिन यही क्वेश्चन दे के बोल दे कि बताओ मुझे एंगुलर मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो देखो लीनियर आ रहा है ना, स्ट्रेट लाइन बन रहा है।
ठीक है, ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये सब नीट में कभी न कभी पूछे गए हैं, किसी न किसी, नीट में ही नहीं पूछे गए होंगे लेकिन किसी न किसी मेडिकल एग्ज़ाम में। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए, ये तो पक्का जो मैं पूछने जा रहा हूँ ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m is projected with a velocity of with a speed of v naught at an angle theta. Find angular momentum as a function of time t about point of projection. About point of projection. तो बच्चों एक बात बताओ, किसी भी समय पे या फिर एंगुलर मोमेंटम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी पूछो, चाहे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखो करने का तरीका, हम पहले बेसिक्स बताते हैं। किसी भी टाइम टी पे आप वेलोसिटी बताओ क्या होगा। किसी भी टाइम टी पे, किसी भी टाइम टी पे ये मान लो यहाँ कहीं है v, तो हम लोग लिख सकते हैं v cos थीटा तो चेंज नहीं होगा, v साइन थीटा, v नॉट साइन थीटा ही चेंज होगा। तो किसी भी समय पे क्या लिख सकते हो आप, v नॉट साइन थीटा, सॉरी v नॉट कॉस थीटा आई प्लस v नॉट साइन थीटा माइनस जी टी जे। इतना क्लियर है सबको। और किसी भी समय पे ये x डिस्टेंस कितना होगा, y कितना होगा, ये भी आप बता सकते हो। यानी पोजीशन वेक्टर x कितना होगा, v नॉट कॉस थीटा टी आई, और y कितना होगा, वर्टिकल डायरेक्शन देखो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी v नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे। आंसर क्या होगा, r क्रॉस एम वी, यही आ जाएगा लीनियर एल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। मैग्नीट्यूड ले लोगे, ठीक है, वो तो आ जाएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट जो ये नहीं पूछा गया था, ये तो मैं ज़्यादा टफ पूछ लिया, उन्होंने तो बहुत आसान पूछा था। फाइंड एंगुलर मोमेंटम व्हेन पार्टिकल रीचेज एट टॉप मोस्ट पोजीशन। तो जब टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा उस समय वी नॉट कॉस थीटा ही होगा। ये लाइन ऑफ मोशन बच्चों आ गया। इसका यहाँ से डिस्टेंस देखो h ही तो होता है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, h इंटू एम वी नॉट कॉस थीटा। ये नीट में पूछा गया था। h की वैल्यू लिखना जानते हो, यू स्क्वायर बाई टू जी। h की वैल्यू लिखना आप लोग जानते हो, यू स्क्वायर बाई टू जी। अब मैं बोलूँ एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन हो जाने के बाद, एंगुलर मोमेंटम बच्चों हम लोगों ने पार्टिकल के लिए कैलकुलेशन पढ़ा। एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन रिजिड बॉडी के लिए अगर कैलकुलेट करना हो, मतलब बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर रिजिड बॉडी बनता है। एक पार्टिकल है तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम आप कैलकुलेट करना सीख चुके हो। रिजिड बॉडी के लिए क्या होगा, तो मान लो एक कोई रिजिड बॉडी है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे, r1 डिस्टेंस पे ऐसे घूम रहा हो, अगर इसका वेलोसिटी कितना होगा, r1 ओमेगा। ऐसे ये पार्टिकल होगा, इसका वेलोसिटी कितना होगा, r2 ओमेगा। ऐसे अनंत पार्टिकल होंगे, सबका इसका मोमेंटम कितना, इसका मोमेंटम, सबका मोमेंटम जोड़ लो। तो जोड़ने जाओगे तो इसका लीनियर वेलोसिटी ये है, मास इंटू r1, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता ही है। तो r1 ओमेगा इंटू m, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इंटू r1 एंगुलर मोमेंटम, m1 के लिए, m2 वाले मास के लिए m2 उसका वेलोसिटी r2 ओमेगा इंटू r2। ऐसे करके सभी को जोड़ोगे तो देखो ओमेगा बाहर निकाल लो, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, इसकी को तो आई बोलते हो। यानी लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी के लिए आई ओमेगा होता है, ठीक है। पार्टिकल के लिए क्या होता है, एम वी आर, आर परपेंडिकुलर, एम वी ये लीनियर मोमेंटम। ये फॉर्मूला कब के लिए,
फॉर पार्टिकल। या फिर हम लोग इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं एम वी परपेंडिकुलर इंटू आर, दोनों में से कोई भी यूज करते थे। ये पार्टिकल के लिए, ये किसके लिए, रिजिड बॉडी के लिए। बहुत सारे पार्टिकल जोड़े तो देखो वही तो लिखा हो ना, सबको जोड़ा तो पता चला कि ये आ गया, सबको जोड़ोगे तो। अब जैसे बच्चों रिजिड बॉडी के लिए हम एंगुलर बात आगे बढ़ाएं, तो रिजिड बॉडी में जैसे मान लो आपसे बोला जाए कि सर एक रॉड है, ठीक है ना, प्योर रोटेशन के लिए मैं बताया हूँ, मैं प्योर रोटेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम। ये देखो ध्यान समझो, ये मोशन कैसा था, ये मोशन कैसा था, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन था। तो इसके अबाउट ए के अबाउट टॉर्क हमें लिखना था, सॉरी एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए कितना था, एम वी आर परपेंडिकुलर, या फिर हम लोग लिखते थे एम वी परपेंडिकुलर इंटू आर। ये प्योर रोटेशनल मोशन था, सॉरी ट्रांसलेटरी मोशन था, उसका हमें मोमेंटम देखना था, एंगुलर मोमेंटम लिखना था, तब के लिए था। और अगर ये मैं बोलूँ कि ये हिंज पॉइंट है, हिंज पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन होगा, ये तो आगे बढ़ नहीं पाएगा, प्योर रोटेशन। तब क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, तो तब एंगुलर मोमेंटम हम लोग पढ़े हैं आई इंटू ओमेगा। जैसे इसी का आंसर क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, आई किसके अबाउट लेंगे, हिंज पॉइंट के अबाउट, याद रखना आई किसके अबाउट लेंगे, हिंज पॉइंट के अबाउट, एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका अपने को क्लियर होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों जैसे एंगुलर मोमेंटम के बारे में तो समझ में आ गया कि एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखना है, और ये भी समझ में आ गया कि एंगुलर मोमेंटम में भी बहुत आसान है। जैसे पॉइंट है तो उसके लिए एम वी आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे टॉर्क कैलकुलेट कर देते हैं, आई ओमेगा लगा देते हैं रिजिड बॉडी के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टॉर्क एंगुलर मोमेंटम के बाद में आप याद करो, लीनियर मोमेंटम के बाद लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, लीनियर मोमेंटम के बाद क्या पढ़ा था, लीनियर मोमेंटम के बाद सर हम लोगों ने कोलिजन वाले क्वेश्चन पढ़े थे। तो यहाँ पे भी कोलिजन वाला क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन कोलिजन वाला कराऊँ, आप लोगों ने याद करो, आप लोग उस समय ये वाला क्वेश्चन किए होंगे कि ये 1 kg का मास है, यहाँ से आया 2 kg का 10 मीटर पर सेकेंड से, स्ट्रिंग है, इलास्टिक कोलिजन है, बताओ कितना हाइट तक जाएगा। ये सब फर्जी बातें, वो सब तो बात की बात है, वो तो हम आपको मान के चल रहा हूँ कि वो सब आता ही होगा, कितना ऊपर तक जाएगा, ये वेलोसिटी पता है तो मैक्सिमम हाइट वगैरह √5 GL, अगर यहाँ पे वेलोसिटी लेंथ है √5 GL हो गया तो मैक्सिमम हाइट h तक जाएगा। सर्कुलर मोशन आप रिवाइज करके बैठे होंगे। इस कोलिजन के प्रॉब्लम को, ये भी प्योर रोटेशन है, इसको हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। अब आज के डेट में मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा था। इस टाइप क्वेश्चन में पूछूं, क्या आप लोग ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे, ये हिंज्ड हो, रॉड है, स्ट्रिंग था, यहाँ पे क्या है, रॉड। अब इस बार कोलिजन अगर हो, सेम सिचुएशन दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, E1, रॉड मान लो लेंथ कुछ 1 मीटर, मास 3 kg। अब बताओ क्या होगा। सर इसको आपने नहीं पढ़ा था, इसको आपने पढ़ा था। यहाँ पे आप लोगों ने ये वाला प्रॉब्लम नहीं पढ़ा था, यह वाला प्रॉब्लम पढ़ा था, क्योंकि आपने बोला था कि जब ये कोलिजन हो रहा होगा ऐसे, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो होगा, कोलिजन ऐसे होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी तो वो बात होगा ना, कोलिजन के समय क्या होगा, इधर इधर लगेगा, यहाँ भी नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी फोर्स 0 हो गया, लेकिन फिर भी इसको नहीं पढ़ा था।
तो रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या होता है, जब आप ऐसे पकड़ के अगर आप ऐसे फोर्स नीचे लगाते हो तो इसका एक झटका जो होता है सीधा इधर ट्रांसफ़र होता है। ऐसे फोर्स लगाओ तो इसका झटका एक इधर लगता है। लेकिन अगर स्ट्रिंग हुआ, पतला स्ट्रिंग, तो पतले स्ट्रिंग को कभी नीचे से आप मारो तो ऊपर तक झटका महसूस नहीं होता। ये फोर्स यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो, यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन ये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है, हिंज फोर्स आ जाता है। तो हिंज फोर्स हमें नहीं पता, तो मान लो NY NX दो कंपोनेंट मान लेते हैं, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ऐसा कुछ होने की वजह से तो इस रॉड पे देखो नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो नहीं हुआ। नेट फोर्स जीरो ना होने की वजह से यहाँ पे F नेट जीरो नहीं है। नहीं होने की वजह से लीनियर मोमेंटम इज़ नॉट कंजर्व। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। बात समझ में आया? तो इसलिए इसको किया था, इसको नहीं किया था। अब कैसे करेंगे ये देखो। एंगुलर मोमेंटम हम लोगों ने पढ़ा, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम की भी बात कर रहे हैं हम लोग। एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम लोगों ने देखा कि भाई एंगुलर हिंज अगर हो जब भी, तो याद रखना कैसे सॉल्व करते हैं। तरीका रट लेना है बस आपको। कभी भी हिंज हो, कोलिजन वाला क्वेश्चन आए, ध्यान से देख रहो, कभी भी हिंज हो, कोलिजन वाला क्वेश्चन आए, तो इसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। याद रखिएगा, जो हिंज पॉइंट होगा उसी के अबाउट करना। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। क्यों कंजर्व होगा? क्योंकि देखो वहाँ पे नेट फोर्स जीरो चाहिए होता है, यहाँ पे नेट टॉर्क जीरो चाहिए होगा। इसके अबाउट देखोगे तो ये पार्टिकल जो आ रहा है यहाँ पे कोलिजन के समय, क्या इसका टॉर्क मिलेगा? नहीं। इसका मिलेगा? नहीं। इन दोनों का जीरो हो जाएगा, इसलिए इसके अबाउट कंजर्व किया था। तो याद रखो कि जब भी हिंज पॉइंट रहे तो उसी के अबाउट हमेशा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। करा लो। तो ये सब मास वगैरह डेटा तो आपको याद ही होगा। ये 2 kg का था, 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा था। ये मास 3 kg था, कितना L1 मीटर था, E1 था। नियम देखो कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लो। तो इस पॉइंट के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है? L इनिशियल। देखो इस पहले तो इसका देखो, लाइन ऑफ मोशन ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर है, इसका मोमेंटम कितना है 20, तो 20 किधर है 20? इसके अबाउट देखोगे तो आउटवर्ड, तो इधर ही घूमेगा ओमेगा से। कोलिजन इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या हुआ? इस जगह पे ध्यान समझो, इलास्टिक होने का मतलब यह हुआ कल के दिन कोई किसी भी प्रकार का कोलिजन हो सकता है। तो मैं चलो जनरल ई मान लूँ, तो क्या होगा इस जगह पे, चलो इलास्टिक ही मान लो आज की डेट में, इधर V1 से ये आने लगेगा, ये कितने से चलने लगेगा, ये ओमेगा से घूमने लगेगा। तो ओमेगा से घूमेगा तो इस जगह का लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इसका वेलोसिटी कितना होगा? L ओमेगा। L ओमेगा मतलब ओमेगा L1 है। तो E की वैल्यू 1 दिया है, तो पहला इक्वेशन रिलेटिव E1 क्या होता है? सेपरेशन, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। सेपरेशन कितने से हो रहा है? V1 प्लस ओमेगा। अप्रोच कितने से था? 10। एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन के लिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिख लिया, फाइनल लिखो। अब फाइनल इसके अबाउट पहले इसका लिखो, तो इसके अबाउट इसका लिखोगे तो अंदर की तरफ होगा। पॉइंट चार्ज की वजह से देखने जाओगे तो -2 V1 इंटू 1। देखो इसका मोमेंट कितना है, एंगुलर लीनियर मोमेंटम 2V1, और इसके अबाउट देखोगे तो अंदर की तरफ होगा ना, घूम रहा है। और रॉड का कितना होगा? तो रॉड का हो जाएगा mL² ओमेगा होगा, रॉड क्योंकि घूम रहा है। आई कितना होगा? m, आई बताओ कितना है पहले? mL²/3 1 है।
आई ओमेगा प्लस का। अब एल आई इक्वल टू एल फाइनल कर दो, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कल के दिन ई रहेगा तो कर लेंगे आप लोग ये सब प्रॉब्लम। अब एक बार आपको पता चल गया, देखो क्या यहाँ पे पता चल गया कितना आ जाएगा ओमेगा। बच्चों ओमेगा आ गया, तब वो पूछेगा कि मैक्सिमम हाइट रॉड कितना ऊपर उठेगा। तो मैक्सिमम हाइट रॉड कितना ऊपर उठेगा, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी आप लोग यूज करना जानते ही हो। मैक्सिमम हाइट मान लो यहाँ तक चला गया ऐसे, ये एंगल थीटा। तो अब कितना हाइट जा रहा है, तो ये एच हाइट मान लो ऊपर चला गया, तो माइनस एम जी एच वर्क डन बाई ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा, आई ओमेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बस यहाँ से आप लोग हाइट एच निकाल सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन से। टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगा टोटल पोटेंशियल में बदल जाएगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है इसके पास, आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा निकाल लिया, क्योंकि इसका मत जोड़ना, क्योंकि इसके ऊपर जाने से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये बच्चों हम लोगों ने बात किया किसका, एंगुलर मोमेंटम का पूरा चर्चा हो गया। ज़्यादा चर्चा करने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है अपने को। ठीक है, आपको मैं बोलूँ कि चलो एक क्वेश्चन और कर लो। बताओ, एक रॉड ऐसे है, हिंज इस पॉइंट पे है, ये लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है। यहाँ से एक पार्टिकल आ रहा है वी नॉट से, यहाँ से एक पार्टिकल आ रहा है वी नॉट से। अब मुझे बताओ मास एम, इसका भी मास एम, दोनों कोलिजन कैसे है, इन इलास्टिक। दोनों ही कोलिजन कैसे है, इन इलास्टिक, मतलब चिपक जा रहा है। कोलिजन के बाद दोनों कैसे हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। फाइन एंगुलर वेलोसिटी आपको ओमेगा बताना है। आप खुद ही समझो कि इस पॉइंट के अबाउट हिंज किया, ये कोलिजन होगा, ये कोलिजन होगा, तो ये घुमाने लगेगा, तो वो ओमेगा बताना है। चलो ठीक है, ओमेगा बताएंगे। पहले एल इनिशियल कितना है पहले लिख लो, इसके अबाउट लिखना है, हिंज के अबाउट याद रखना चाहिए। अब इसके अबाउट देखोगे तो अंदर की तरफ आ रहा है, इसका भी अंदर, दोनों जुड़ जाएगा। एम वी नॉट एल प्लस एम वी नॉट एल, 2 एम वी नॉट एल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली कुछ ऐसा हो जाएगा कि रॉड एक पार्टिकल, दो पार्टिकल दोनों के साथ ऐसे घूमेगा ओमेगा से। तो फाइनल कितना हो जाएगा, रॉड का एंगुलर मोमेंटम एम एल 2L है, एम एल स्क्वायर बाई 12, या फिर डायरेक्ट एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 3 भी कर सकते थे हम लोग, कोई कष्ट नहीं है। आई पहले लिखो ढंग से, ये तो रॉड का हो गया। अब इसका आई कितना होगा, प्लस एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, इसका भी इंटू ओमेगा। बस हो गया, ये एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल कर दिया तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोलिजन वाले क्वेश्चन आपके लिए नीट से में इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता, नीट के लिए सफिशिएंट है। अब बच्चों कोलिजन में हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम पढ़ लिया। एंगुलर मोमेंटम के बाद ये सब कोलिजन वाले क्वेश्चन किया। उसके बाद याद करो लीनियर मोमेंटम के बाद क्या पढ़ा था, लीनियर इम्पल्स। याद करो लीनियर इम्पल्स क्या था। लीनियर इम्पल्स आपने क्या पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर 2 kg से चल रहा है वी नॉट से, तो फोर्स एफ लगाया जाए टी टाइम तक के लिए, तो लीनियर इम्पल्स कितना पढ़ा था। इम्पल्स आपने बोला था इंटीग्रल एफ डॉट डी टी, या फिर एफ डेल्टा टी। ये तब यूज किया था जब एफ क्या था, वेरिएबल। ये कब एफ कैसा हो, कांस्टेंट। वैसे ही फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पे भी कि अगर कोई रिजिड बॉडी है
ये फोर्स लगा रहा है तो उसका भी टॉर्क लगेगा। तो यहाँ पे एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स हो जाएगा टाउ डॉट डी टी, टाउ कांस्टेंट हो, एकदम एक जैसा है, कोई अंतर नहीं है। टाउ डॉट डेल्टा टी, जब टाउ क्या हो, सॉरी यहाँ पे वेरिएबल हो, ये वेरिएबल, यहाँ पे टाउ कांस्टेंट, ठीक है। ये इम्पल्स का बात होता था। इम्पल्स के लिए हम लोगों ने देखो ये इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या लिखा था, चेंज इन, इम्पल्स को लिखने का एक तरीका और भी था, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। वैसे यहाँ पे भी इम्पल्स को तीसरा तरीका लिखने का क्या होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। और ध्यान से आप लोग समझिएगा इसको। अब यहाँ तक की बात समझ में आ गई आप सभी को, ठीक है। ये बात हो गया एंगुलर इम्पल्स का। फॉर्मूला बेस्ड बस इसमें पूछेगा, ज़्यादा कुछ पूछने का मतलब ही नहीं है इधर, बस फॉर्मूला बेस्ड कि भाई मुझे बताओ क्या होगा। आपसे पूछ लिया गया कि भाई एक पार्टिकल है 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 3 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड हो गया। फाइंड एवरेज इम्पल्स, फाइंड एवरेज फोर्स। चलो इम्पल्स ही बताओ मुझे कितना होगा, 1 kg का है, ठीक है ना। फोर्स क्या, इम्पल्स ही बता दो। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है 5, पी फाइनल कितना है 5, पी इनिशियल कितना है 2, टाउ डॉट डेल्टा टी ये कितना हो जाएगा 3। ये इम्पल्स, सॉरी एफ डॉट डेल्टा टी, ये इम्पल्स हो गया। अगर एफ एवरेज पूछता, ये देखो यहाँ पे ये एवरेज ही होता है इम्पल्स, अगर ऐसे लिखते हैं तो, क्योंकि हमें पता नहीं था कि वो कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल, ऐसे करते हैं। कल के दिन यही क्वेश्चन में आपको रिजिड बॉडी में अगर रोटेशन में देता तो ऐसा देता कि ओमेगा इनिशियल कुछ 2 रेडियन पर सेकेंड है, ओमेगा फाइनल 5 रेडियन पर सेकेंड हो गया, डेल्टा टी दे दिया 3 सेकेंड, बताओ टाउ एवरेज, एंगुलर इम्पल्स सेम कर लोगों, कुछ नहीं चेंज है। आई ओमेगा इनिशियल, आई ओमेगा फाइनल, आई मान लो आपको दिया है 2 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एंगुलर इम्पल्स की बात यहाँ तक रही, तो आप लोग कर ले जाएंगे।